हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 में आए हुए मेंस 2021 के कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा 10 मार्क्स के। क्लियर? तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। ये यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली आपसे बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो ऑलरेडी रूटेड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और डिफरेंट एसेंशियल फेसेट्स में पाई जाती है। क्लियर? मैं अभी आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन में आपसे ये स्टेटमेंट उसने दिया है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है कि डॉक्ट्राइन बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या है, और उसको बताने के लिए आपको हेल्प लेनी होगी कुछ जुडिशियल डिसीजंस की जो रेलेवेंट हैं इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था 150 वर्ड्स का। तो ऐसे 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं, एक हमारी बॉडी होती है आंसर की, और एक छोटा सा कंक्लूजन होता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सबसे पहले क्या करना था? डिफाइन करना था। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि तुम एग्जाम में बैठे हो और सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें तुम्हें इस शब्द का मतलब ही नहीं पता। फिर क्या करोगे? क्या क्वेश्चन छोड़ के आओगे? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सोचो। सबसे पहले मोरालिटी वर्ड का मतलब क्या है? ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही तो हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सिंपल। अगर तुम्हें ये पता है कि मोरालिटी क्या है तो अब इस वर्ड को अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सही और गलत के बारे में बताए कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर। जैसे कि कुछ भी हो सकता है। सोसाइटी में कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है, लेकिन वो सोसाइटी की मोरालिटी है। अगर उसके कन्फ्लिक्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? हमारे जुडिशियल सिस्टम के पास कोई एक केस जाएगा, और वो केस जब जाएगा तो जस्टिस सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को ये डिसीजन लेना होगा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच तो नहीं कर रहा, क्या वो कहीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, या प्रियम्बल के रिस्पेक्ट में तो नहीं है। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर लिखी होंगी, मेंशन्ड होंगी, जो कहीं ना कहीं क्या हो रही होंगी? ब्रीच हो रही होंगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ऐसे जजमेंट केसेस को अपने आंसर में कोट करना था। अब तुम्हें अगर इतना समझ में आया तो अब आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डेफिनेशन सीधे सीधे यहाँ पे मोरालिटी की डेफिनेशन से भी उठा सकते हैं कि भाई ये तो कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के, वो बिल्कुल अडेरेंस में रहे और उसमें सही और गलत का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे लिया जा सके। फर्स्ट पॉइंट। अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको और होती इस टॉपिक के बारे में तो आप फिर यहाँ पर और लिखते कि भाई ऐसा कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट फेसेट्स की बात करो तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपीज में ये चीज़ क्लियरली शो होती है। क्लियर? ऐसा करने के बाद आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर फिनिश होता और बॉडी में आप अब केसेस को डिस्कस करते। अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि सर कोई क्या स्पेसिफिक केस है जो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब मैंने तो पढ़ाई करी नहीं इतनी, तो मैं कहता हूँ सिर्फ सिंपल सोचो, बेसिक सोचो। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ केशव नंदा एंड भारती केस, है ना, तो ये वाला तो सभी ने पढ़ा होता है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उन सबको पता होता है केशव नंदा भारती केस क्या था। इसमें सिंपल ही तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को मना कर दिया कि भाई कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एग्जाम्पल नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ने कॉन्स्टिट्यूशन के अधेरेंस में एक रूलिंग निकाली जहां पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट करा गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को रूल आउट नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे। ये सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया। देखो कितना सिंपल एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, क्या सबने साबरीमाला केस नहीं पढ़ा? सबको पता है साबरीमाला केस में क्या है कि भाई वुमेन के अगेंस्ट जाता है। ये एग्जाम्पल सोशल मोरालिटी से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं साबरीमाला केस में ये बोला जाता है कि वुमेन के अगेंस्ट जाता है। कौन से आर्टिकल्स के अगेंस्ट? अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखें तो आर्टिकल 14 है ना, राइट टू इक्वालिटी। वुमेन को इक्वालिटी, इक्वल राइट्स नहीं है कि वो भी मंदिर में जा सकें। जस्ट बिकॉज दे आर इन मेंस्ट्रुअल स्टेज दे आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड दी टेम्पल। तो इनके आर्टिकल 14 को ये कहीं ना कहीं क्या करता है? वॉयलेट करता है। आर्टिकल 19 को क्या करता है? वॉयलेट करता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बिल्कुल सही है
लेकिन सोशल मोरालिटी के हिसाब से गलत है। तो कहीं ना कहीं इस वाले एग्जाम्पल को आपको यहाँ पर कोट करना था कि किस तरीके से सोशल मोरालिटी को साइड करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमारे जस्टिस सिस्टम ने क्या दिया, इंपॉर्टेंस दी है। ये क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड आया, तब आपने इस एग्जाम्पल को कोट किया। अगर इन दोनों के कंपैरिजन में भी आता है सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तब भी आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोट करते नवतेज जौहर वाला, है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, या नाज फाउंडेशन का केस। यहाँ पर क्या था कि सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअलिटी का था, उसको क्या किया गया था, डीक्रिमिनलाइज। अगेन ये सोसाइटी के तो अगेंस्ट है, जो सेम सेक्स इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, एंड जो ये एक्ट था ये कहीं ना कहीं एक्ट इसको क्रिमिनलाइज करता था, बट इसको क्या किया गया, डीक्रिमिनलाइज किया गया थ्रू जुडिशियल जजमेंट। दिस अगेन एग्जाम्पल कोट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एंड फोर्थ एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते थे राइट टू प्राइवेसी का। इसमें जो केस बनता था वो है जस्टिस KS पुट्टास्वामी। मुझे नहीं लगता कि कोई एक स्पेशल टेक्निकल नॉलेज चाहिए थी आपको ये पॉइंट लिखने की और इन जुडिशियल जजमेंट्स को एक बार समझने की। जिसने भी यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला, ऑब्वियसली प्रीलिम्स निकालने के बाद ही आप मेंस लिख रहे हो, तो प्रीलिम्स आप निकालते हो, आप इतनी नॉलेज ऑलरेडी वहाँ पर गेन कर चुके होते हो। सिर्फ इसी नॉलेज को आपको पेन डाउन करना था इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, 1 2 3 4 करके आप केसेज लिख सकते थे। और लास्ट में आप क्या करते, लास्ट में आप कंक्लूजन देते। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते थे कि भाई ये लॉज जो होते हैं इनको इफेक्टिव बनाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अराउंड ही घूमो, कहीं भी अपने आंसर से डाइग्रेस मत करो, क्योंकि 150 वर्ड्स में ही लिखना है। हार्डली आपको 2 शीट्स मिलेंगी, जिसमें से आपको पता है कि कितना ही लिमिटेड स्पेस होता है। अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रहेगी तो ये एनफोर्स करेगा रूल ऑफ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, रूल ऑफ लॉ इन द लैंड। एंड अल्टीमेटली ये क्या करेगा, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट लेकर आएगा कि वो अपने इंस्टीट्यूशन पर, अपनी डेमोक्रेसी पर क्या करें, विश्वास करें। इस तरीके से आपने एक आंसर बनाया होता तो ये अपने आप में एक अबव एवरेज आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपने दिए जुडिशियल डिसीजंस के, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, मार्क द वर्ड 14th। अभी कौन सा चल रहा है हमारा, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। जितनी भी न्यूज़ हमारी चल रही है वो रिलेटेड किसके है, 15th के। लेकिन इसने क्या किया, आपको थोड़ा परेशान कर दिया। आपको पूछा कि 14th फाइनेंस कमीशन के रिस्पेक्ट में बताओ कि इंडिया में स्टेट्स कैसे इम्प्रूव कर रही हैं या कर सकती हैं, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे बताओ कि स्टेट्स को कैसे उनकी फिस्कल पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो एक चीज़ पहली लाइन में ही मेंशन करना था वो है आर्टिकल का नाम। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सबको पता है। आर्टिकल 280 इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, और 14th फाइनेंस कमीशन के कौन चेयरमैन थे, YV रेड्डी। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ये नहीं भी लिख पाते तो ये तो मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ज़रूरी था। अल्टीमेटली इंट्रोडक्शन में आपको इसकी डेफिनेशन देनी थी कि फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है। तो यहाँ पर उसका रोल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, है ना, जो टैक्स में जो पैसा कलेक्ट होता है उसका रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। अब उसकी रिकमेंडेशंस की बात आई तो आपको पॉइंट्स बनाने थे, और पॉइंट्स बना करके आपको रिकमेंडेशंस लिखनी थी। कुछ चीज़ें जो बहुत ही वाइटल थी इसमें आंसर में लिखने के लिए, वो ये था कि जब ये 14th फाइनेंस कमीशन आया तो इसकी रिकमेंडेशन में ये था कि जो डिवोल्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी परसेंटेज को 32% से 42% तक बढ़ा दिया था। ये इंक्रीज़ था, ये एक बहुत ही बड़ा जंप था कि 42% शेयर जो है किस पे जाएगा, स्टेट्स के पास जाएगा, जो पहले क्या था, सिर्फ 32% था। इसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है, जब पैसे का एलोकेशन ज़्यादा होगा स्टेट्स को तो क्या उनकी फिस्कल पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। ये एक सबसे पहला सबसे वाइटल पॉइंट था। ये बेसिक जो भी रिकमेंडेशंस होती है ना फाइनेंस कमीशन की, उसके कुछ 2-3 डाटा होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप 15th फाइनेंस कमीशन की बात करो तो उसने 42% से डिक्रीज़ करके 41% कर दिया है। ये 1% डिक्रीज़ इसलिए हुआ क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्या बन गई हैं, अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, और यूनियन टेरिटरी किसके अंडर आएंगी, सेंटर के अंडर आएंगी। तो सेंटर उसकी देखभाल करेगा तो सेंटर को ज़्यादा पैसे चाहिए, तो यहाँ पर 1% कम कर दिया गया। ये अब ऐसा फैक्ट है कि ये अब याद होना चाहिए। अब पता नहीं, अब 2 साल बाद 3 साल बाद शायद 15th फाइनेंस कमीशन पे यूपीएससी पूछ ले, वी डोंट नो। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते थे कि सेंटर को ये बोला गया
जो ग्रांट इन एड करते हो आप, है ना, उसमें कुछ कंडीशंस लगाते हो आप, स्टेट्स को आप ग्रांट इन एड देते हो तो उसमें रिड्यूस करो अपनी जो कंडीशनल ग्रांट्स हैं, कंडीशनल ग्रांट्स को क्या करें, रिड्यूस करें। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये था कि भाई जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि कुछ 8 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उनको डी लिंक किया जाए, डी लिंक किया जाए फ्रॉम सपोर्ट ऑफ सेंटर। सेंटर की तरफ से ना कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, उनको डीलिंक करो। ये सेंटर के रिस्पेक्ट में नहीं, ये स्टेट के ऊपर आना चाहिए कि वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि उसे उस अपनी स्कीम को अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट करना भी है या नहीं करना। क्लियर। इसकी वजह से क्या होगा कि स्टेट के पास ना जो पैसा होगा वो ज़्यादा रहेगा और उसको क्या आएगी, ऑटोनॉमी आएगी। किस पार्ट में ऑटोनॉमी आएगी कि एक्सपेंडिचर कैसे करना है, अपना एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटी अगर एक बार स्टेट के पास आ जाए तो उसके पास ज़्यादा स्कोप होगा डेवलपमेंट करने का और अपनी फिजिकल पोजीशन को भी क्या करने का, इम्प्रूव करने का। देखो क्या है, वन साइज कैनॉट फिट ऑल। सारी स्टेट्स में एक ही तरीके की स्कीम लगाना ये सही नहीं है। किसी स्टेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो दूसरी स्टेट में कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई कि अपने एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटी वो खुद डिसाइड करें। इसके अलावा अब ये तो हो गए बेसिक पॉइंट्स, इतना तो आप लिख ही सकते थे, लेकिन अब थोड़ा किसी स्टूडेंट को लेटेस्ट से थोड़ा और टेक्निकल डिटेल्स इसकी पता होती तो वो ये लिख पाता कि 2011 को पॉपुलेशन को क्या बनाया गया, बेसिस बनाया गया डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फॉरेस्ट कवर को ऐड किया गया, पहली बार क्या करा गया, फॉरेस्ट कवर को ऐड करा गया। अगर किसी स्टूडेंट को ये पॉइंट याद होता तो वो ज़रूर लिख पाता कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनकी किस तरह से फिजिकल पोजीशन यहाँ पर इंप्रूव हुई, क्योंकि फॉरेस्ट कवर उनकी स्टेट में क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा अब बिल्कुल ही और डिटेल में अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होता तो उसको ये बात पता होती कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, कम करने की बात करी गई थी। इसने रिकमेंडेशन दी थी कि रिड्यूस किया जाए 3% ऑफ जीडीपी और ये 2016-17 तक किया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन थी। लेकिन ठीक है, अगर फिजिकल डेफिसिट किसका होगा, स्टेट का रिड्यूस करने को बोला जाएगा तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली क्या है कि उनकी फिजिकल पोजीशन इंप्रूव ही करेगी। जितना खर्चा तुम्हारा कम होगा तो ऑब्वियसली बात है तुम उतना ही अच्छा अपने एक्सपेंडिचर में कर पाओगे। क्लियर। और एक पॉइंट और अगर किसी को याद हो तो एक नॉन प्लान और एक प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ करता था और इसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है कि इस तरीके से डिस्टिंक्शन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नॉन प्लान और प्लान नहीं करना है। तो चलो ये तो सेकेंडरी पॉइंट हो गया, ये थे वो बेसिक पॉइंट। अब मैंने 7 पॉइंट बताए। पॉइंट ये है कि 7 पॉइंट्स एग्जाम में आप शायद नहीं लिख पाओ, 7 to 8 मिनट्स मिलेंगे आपको लिखने के लिए। अगर इसमें से कोई 5 पॉइंट भी आपने लिख दिए होते तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता और कंक्लूजन में आप लिख कर आते कि इस तरीके से एक बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरेशन मेंटेन रहता है। आई एम राइटिंग इट, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरेशन या फेडरलिज्म मेंटेन रहता है। इस तरह से आप इसको आंसर को कंक्लूड कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था। ये कहता है कि भाई पार्लियामेंट के बारे में ये बताओ कि वो कैसे इंश्योर करे अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखो क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका तो काम ही है ना कि यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखे। यही तो बेसिस है हमारी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। लेकिन वो ये कहता है कितनी हद तक ऐसा कर पाई है पार्लियामेंट, अपने विचार प्रकट करें, अपने व्यूज़ दें। अब तुमने जैसे ही पढ़ा योर व्यूज़, तुम शुरू हो गए ये करना नहीं है ऐसे। मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें लिखना है कि इंडिया किस तरह से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है। हमारी कंट्री में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ये आपकी पहली लाइन होती तो बहुत अच्छा रहता। बाकी अलग तरीके हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के, दैट वेरीज। आप इस तरह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमारे बेसिक जो हमारा बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेज हो। तो ये भी तरीका सही है अपने आंसर को शुरू करने का। एंड हमारे पास इतना स्कोप नहीं है 150 वर्ड में कि हम बहुत ज़्यादा बीटिंग राउंड द बुश करें, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पे आएंगे। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करता है, आप इसको 2 पार्ट में तोड़ लो इस आंसर को। पहला तो आप ये बताओ कि कैसे इंश्योर करी जा सकती है और दूसरे पार्ट में आप ये बताओ अपने व्यूज़। ठीक है।
स्टार्टिंग में भी आप लिखना चाहो तो अपने व्यूज़ लिख सकते हो, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि उसको आप लास्ट लेटर पैराग्राफ्स में अगर लिखते हो तो फिर एग्जामिनर के लिए अच्छा रहता है। दैट इज़ अप टू यू, ये बात ऑब्वियसली पर्सनल डिस्क्रिप्शन पर है, आई कैन नॉट कमेंट हेयर। मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है, लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन आर, आपने इसमें पढ़ा होगा 0 आर, ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन, या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा शॉर्ट डिस्कशंस जो होते हैं, है ना, शॉर्ट डिस्कशन ड्यूरेशन जो डिस्कशंस होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा। ये सब बातें कॉमन पॉइंट है, इनको अलग अलग पॉइंट नहीं बनाना, ये सब एक ही बातें हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ रहे हो पार्लियामेंट में कि इसका आंसर दें, इसका आंसर दें। कुछ आंसर्स वो स्टार्ड होते हैं, कुछ अनस्टार्ड होते हैं, तो इतने डिटेल में जाओगे तो फिर 150 वर्ड तो इसी पॉइंट में खत्म हो जाएंगे। यू कैन नॉट डू दैट, इसको सिंगल पॉइंट बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आप जाएंगे कि भाई सेंसर मोशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, सेंसर मोशंस होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। डिटेल में अगेन एक्सप्लेन करने की आपके पास जगह नहीं है, आप इसको शॉर्ट में ही लिख सकते हैं। सेंसर मोशन या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से भी क्या करा जाता है, एग्जीक्यूटिव पर एक थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। तीसरा पॉइंट हो गया पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो आपने कभी ना कभी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या कहीं सैम्पल क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी श्योर करती है, इंश्योर करती है एग्जीक्यूटिव पे, और यही ऑप्शंस होते हैं 0 आर, क्वेश्चन आर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट्री कमेटी। कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी का आप एग्जाम्पल दे सकते थे, यहाँ पर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है। और चौथा तरीका आप बोल सकते हैं रिपोर्ट्स वगैरह जो सबमिट होती हैं पार्लियामेंट में, जैसे कैग की रिपोर्ट होती है। इन रिपोर्ट्स के थ्रू भी क्या पता लगता है कि भाई एक प्रॉपर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन होती है अकाउंट्स की, उसकी रिपोर्ट बनती है, जिससे पता लगता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो वो मैकेनिज्म्स हो गए जो पार्लियामेंट इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर। क्वेश्चन था लेकिन किस हद तक कर पाई है, अपने व्यूज़ बताएं। यहाँ पर आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल्स। आप दोनों तरीके से व्यूज़ दे सकते हैं, आप येस भी लिख सकते हैं, आप नो भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन रिसेंटली ना कुछ न्यूज़ में इस तरह से चला है कि बहुत ज़्यादा बिल्स पास हुए हैं, एक्ट बने हैं, और ज़्यादा डिस्कशन उनके ऊपर हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों के एग्जाम्पल दो, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मनी बिल है ना, मनी बिल आपको पता है कि वो डायरेक्टली क्या है, लोकसभा के हाथ में होता है, और वो जो है वो राज्यसभा को पास करना ही होता है। तो आधार का जो बिल था ना, एग्जाम्पल आप किसका दोगे, आधार बिल पास करा गया एज अ मनी बिल बना करके, ये एक पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आप दोगे फार्म बिल्स का। फार्म बिल्स को पास कराने के लिए क्या करा दिया गया, सीधे वॉइस वोट करा दिया गया, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 फार्म बिल्स आर टेकन बैक, लेकिन इनको पास कराने के लिए सीधे वॉइस वोट का यूज़ किया गया। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए ऑर्डिनेंसेस पास हो जाते हैं डायरेक्टली, क्लियर। या फिर अब पेंडेमिक आ गया है, तो पेंडेमिक आने की वजह से क्या हुआ, कुछ सेशन भी क्या हुए, नहीं हो पाए, और जो ड्यूरेशन था वो कट शॉर्ट कर दिया गया। इन 4 चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं अपने व्यूज़ प्रकट करूंगा। मैं अपने व्यूज़ इस तरह से बोलूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट इंश्योर तो नहीं कर पाई है एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल, इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए। तो कंक्लूजन में मैं यहाँ लिख कर आऊँगा कि पार्लियामेंट के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस डेमोक्रेसी में। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा सोशल ऑडिट का, कि अगर ये चीज़ें भी साथ में ऐड हो जाएं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के साथ, तो हम एक अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव पर बना सकते हैं फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, क्लियर। तो इस तरीके से इस आंसर को मोल्ड किया जा सकता था, ये एक 150 वर्ड का आंसर बनता, एंड दिस कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो मुझे लगता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप्स के बारे में है। प्रेशर ग्रुप्स के लिए ये बोला गया कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। क्वेश्चन वो यहाँ पर एग्जैक्टली आपसे ये पूछना चाहता है कि हाउ बिजनेस एसोसिएशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू पब्लिक पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप में एक कैटेगरी आती है बिजनेस एसोसिएशंस की। आपको ये बात पता होगी कि प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं और उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा।
लेकिन एक जो उसका कंपोनेंट है बिजनेस एसोसिएशन, वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, इस पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन। 10 नंबर में हमें यहीं पर घूमना है। अब कोई स्टूडेंट गलती ये कर सकता है कि वो जल्दीबाजी में हो सकता है कि सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स पे फोकस करे और बिजनेस एसोसिएशन वर्ड को ही भूल जाए। ऐसा करने पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन जो आपका पार्ट रहेगा, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स की डेफिनेशन को बताएंगे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक्टिवली प्रमोट करना चाहते हैं और डिफेंड करना चाहते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को। इनका काम ही है कि अपने इंटरेस्ट को क्या करना है, थोड़ा सा डिफेंड करना है और अपनी आवाज़ को उठाना है पब्लिक पॉलिसी को चेंज करने के लिए। पब्लिक पॉलिसी, जो भी पॉलिसी पार्लियामेंट में बन रही है उसको चेंज करने के लिए। और ऐसा जब वो करते हैं तो उनका पर्पस ये नहीं है कि वो खुद पॉलिटिकल पावर गेन कर लें, ये उनका एम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे करके आप एग्जाम्पल लिख सकते थे और एग्जाम्पल में फिर बिजनेस एसोसिएशन वहाँ पर लिखते, फिर एक लाइन लिख देते कि बिजनेस एसोसिएशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि एग्जाम्पल कौन कौन से बिजनेस एसोसिएशंस के यहाँ पर एग्जाम्पल देने बहुत ज़रूरी थे, जैसे FICCI। FICCI की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा एग्जाम्पल आप देते CII का। CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स आप यहाँ दे सकते थे। अगर आपको याद हो तो कोई तीसरा एग्जाम्पल भी आप देना चाहते तो आप ये दे सकते थे, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि वो बिजनेस एसोसिएशन किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके तरीके क्या हैं, हाउ। यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो एक प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। डन। प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। दूसरा तरीका वो अपना सकते हैं PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब वो ऐसा करते हैं तो वो एक टॉपिक को लाइमलाइट में लेके आते हैं बिल्कुल लोगों के सामने। तीसरा तरीका वो कर सकते हैं प्री बजटरी डिस्कशंस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वहाँ अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। चौथा वो लॉबिंग कर सकते हैं। लॉबिंग करने के लिए वो क्या करेंगे, परसुएड करेंगे पब्लिक ऑफिस, जितने जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं उन पब्लिक ऑफिसर्स को, ताकि वो अडॉप्ट करें किसी भी तरीके की पॉलिसी को। अब इसमें क्या है कि लास्ट में आप पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं। कि पॉजिटिव ये रहेंगे कि वो किसी भी तरीके के ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसको बूस्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि भाई जो भी ग्रीवेंसेस हैं सोसाइटी में वेरियस सेक्टर्स के, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसके वो पॉलिसी में सामने लेके आते हैं। वो किसी भी तरीके की वर्कशॉप करा सकते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, कोई भी सेमिनार कराते हैं, और वर्कशॉप सेमिनार कराने में वो डिबेट क्रिएट करते हैं लोगों के साथ कि किसी भी तरीके की डिबेट वो करें और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को वो गवर्नमेंट के सामने लेके आएँ, ताकि किसी भी तरीके का नया ट्रेड, फॉरेन ट्रेड अगर डेवलप कर रहा है तो वो गवर्नमेंट के सामने आ सके और उसका पोटेंशियल भी गवर्नमेंट को पता लग सके। लोगों को वो एजुकेट करने का काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं, सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, इन द डेमोक्रेसी। ये लाइन अगर आप चाहें तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन की लाइन भी हो सकती है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लिखने यहाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके कुछ के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बायस्ड इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनकी लॉयल्टी शिफ्ट कर जाती है। पॉलिटिकल पावर जैसे भी सिचुएशन चेंज करेगी उनकी लॉयल्टी शिफ्ट कर जाएगी। कभी कभी वो हो सकता है वॉयलेंट भी एक्ट करें, तो उनके अंदर वॉयलेंट स्ट्रीक भी हो सकती है। और देखो क्या है, एक दूसरी लाइन अगर मैं कंक्लूजन में लिखना चाहूँ तो आप ये लिख सकते हैं कि जब वो इलेक्टेड नहीं है तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है डेमोक्रेसी में कि वो कोई पब्लिक पॉलिसी को बनाए या अपनी तरफ से उसको गवर्नमेंट के ऊपर थोपे। यहाँ पर अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना था तो FICCI का एग्जाम्पल देते हुए, CII का एग्जाम्पल देते हुए आप ये बता सकते थे कि कैसे उन्होंने IT रूल्स 2021 में क्या किया है, इन मैंडेट में अपना पार्टिसिपेशन शो किया है। तो वो पार्टिसिपेट करते हैं एज ए मेंबर्स और वहाँ पर पॉलिसी में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया बिल्कुल, अगर आपको कोई न्यूज़ का पॉइंट याद आ जाए तो, लेकिन बाकी बातें बहुत ही जनरल थी। अगर आपने प्रेशर ग्रुप्स पढ़ा हुआ है टॉपिक अच्छे से, इन जनरल बातों को लेकर के अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते थे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।